नमस्कार दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2026 में ही इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अभी से वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं? और तो और दूसरे पार्टियों को और उनके नेताओं को तोड़ने के बाद क्या अब वो बीजेपी में ही जो नेता बड़े हो रहे हैं, क्या उन्हें कमजोर करने की कोशिश नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से हो रही है? क्या अमित शाह अब अपने आप को 2029 में पीएम का कैंडिडेट देखते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं जो चीज़ नितिन गडकरी के साथ हुई, जो चीज़ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई, वही चीज़ अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ हो रही है? अब तो बात ऐसी आ चुकी है कि ऑपरेशन टाइगर से उद्धव ठाकरे से ज़्यादा नुकसान देवेंद्र फडणवीस का होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात खुद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि क्या जो चीज़ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ की गई कि अब वो मध्य प्रदेश से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, क्या उसी तरह की तैयारी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ तो नहीं हो रही है? देवेंद्र फडणवीस जहां खुद एक सपना देख रहे हैं कि अब वो बड़ा नेता बनेंगे, इसके लिए वो खुद गौतम अदानी को अपने करीब ला रहे हैं, मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई प्रोजेक्ट वो गौतम अदानी को दे रहे हैं, तो कहीं ऑपरेशन टाइगर असली में ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस तो नहीं है? और क्या इसी साल महाराष्ट्र में सीएम बदल सकता है? ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर हो क्या रहा है महाराष्ट्र में, किस तरह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक कोल्ड वॉर नजर आ रहा है और इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद अमित शाह मौजूद हैं। आज इस वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी भी खतरे में है, तो आइए इसे समझते हैं और आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है पर्दे के पीछे। लेकिन जिस तरह से खुद अमित शाह कहते हैं आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो यहाँ पर भी हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं। महाराष्ट्र में अभी 2026 में जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत आज से 4 साल पहले, आज जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ 29 जून 2026, तो इससे 4 साल पहले आपको जाना पड़ेगा 30 जून 2022 को। उस समय हुआ ये था कि एकनाथ शिंदे अपने आप को असली शिवसेना बता रहे थे, उद्धव ठाकरे से वो अलग हो गए थे और धीरे धीरे हम देख रहे थे कि तस्वीरें आ रही थी, कभी बस की, कभी किसी होटल की, कि एक के बाद एक बहुत सारे लोग एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने लगे और एकनाथ शिंदे अपने आप को असली शिवसेना बताने लगे। इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों के साथ मुंबई पहुंचे और मुंबई में वो सीधा पहुंच गए गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, और उनके साथ मौजूद थे देवेंद्र फडणवीस। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत की और 2 महत्वपूर्ण बातें की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करने वाली है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनका दूसरा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं इस सरकार के भीतर नहीं रहूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि ये सरकार सही से अपना काम करे। एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस से बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो अब महाराष्ट्र के नए शरद पवार हैं और महाराष्ट्र की राजनीति का जो रिमोट कंट्रोल है वो अब देवेंद्र फडणवीस के पास है। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस अपने आप को महाराष्ट्र में एक किंग मेकर के तौर पर बता रहे थे कि कैसे अब वो विपक्षी सरकारों को तोड़ सकते हैं और अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। लेकिन ये किंग मेकर वाली बात शायद दिल्ली के नेताओं को और उनके हाई कमांड को पसंद नहीं आई। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि नागपुर से आने वाला एक नेता जो आरएसएस के करीबी है वो इतना ताकतवर हो सके, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो ये ऐलान किया गया था कि वो सत्ता में नहीं रहेंगे, उसके महज कुछ घंटों के भीतर ही दिल्ली से एक नया आदेश आता है। आदेश ये कि देवेंद्र फडणवीस को भी अब शपथ लेना होगा और वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में वो उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस को डिमोट किया गया और तो और उन्हें बताया गया कि एक ही जो शख्स है वो ताकतवर है और वो दिल्ली में बैठता है, तो भारतीय जनता पार्टी में और कोई ताकतवर नहीं हो सकता। यहाँ पर राजभवन में कुर्सियाँ लगी हुई थी, 2 कुर्सियाँ लगी हुई थी, उसे 3 कुर्सी कर दिया गया और एकनाथ शिंदे के बाद देवेंद्र फडणवीस को भी वहाँ पर शपथ लेना पड़ा। एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस को डिमोट किया गया और बताया गया कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि केंद्रीय बीजेपी जो है वो सत्ता संभालती है। अब धीरे धीरे सरकार चलने लगी। 2022 के बाद एकनाथ शिंदे ताकतवर होने लगे और 2023 में
वो बताने लगे कि देवेंद्र फडणवीस कितने कमज़ोर हैं। उनकी ओर से अखबार में एक ऐड दिया गया। ऐड में वैसे तो यह ऐड बीजेपी और शिंदे दोनों की होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर केवल 2 शख्स की तस्वीरें मौजूद थी, नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे की। और वहाँ पर लिखा गया था मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र। उस ऐड में आगे ये भी लिखा गया था कि महाराष्ट्र में 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि 23.2% लोग ही देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिखाना चाहते हैं। ये एक बार फिर से एक तरीका था एकनाथ शिंदे का बताने के लिए कि देवेंद्र फडणवीस पर उनकी पकड़ ज़्यादा है, केंद्रीय बीजेपी से उनकी पकड़ अच्छी है, लेकिन ये बात शायद महाराष्ट्र बीजेपी को पसंद नहीं आई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से कोशिश की गई कि वो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को टारगेट करें। ये एक तरीके से कोल्ड वॉर की शुरुआत थी दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस पहले से ही नाराज़ चल रहे थे कि किस तरह से उन्हें डिमोट किया गया, किंग मेकर से सीधा जूनियर मंत्री बना दिया गया। ऊपर से एकनाथ शिंदे खुद अब प्रचार कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा बड़ा नेता बना रहे हैं। इसमें बीजेपी के यहाँ के महाराष्ट्र और मुंबई कल्याण के लोगों ने यह ऐलान किया कि वो श्रीकांत शिंदे का समर्थन नहीं करेंगे आगामी चुनाव में। श्रीकांत शिंदे इससे 2 कदम और आगे निकले। एकनाथ शिंदे के बेटे जो ठहरे, उनकी ओर से ये कहा गया कि मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं अगर आप सही से कोई एक अच्छा प्रत्याशी लाएं। फिर बात पहुंची दिल्ली बीजेपी के बाद और फिर से ये जो बात है उसे रफा दफा कर दिया गया। श्रीकांत शिंदे ने उस समय क्या कहा था आप सुनिए। उद्या सांगितलं कल्याण लोकसभेचा राजीनामा द्या, तर उद्या राजीनामा द्यायला तयार आणि पूर्णपणे पक्षाचं काम आणि युतीचं काम करायला मी तयार आहे। जर उद्या मला पक्ष नेतृत्वाने सांगितलं किंवा तुम्ही सांगितलं, तुम्ही सांगा की तुम्हाला कोणतरी चांगला उमेदवार त्या ठिकाणी मिळतोय कल्याण लोकसभेसाठी, त्याला निवडून आणण्यासाठी तुम्ही जसं काम कराल तसं मीही काम करेल। आमचा उद्देश एकच आहे की 2024 मध्ये पुन्हा एकदा जे आहे हे नरेंद्र मोदी साहेब जे आहे ते देशाचे प्रधानमंत्री झाले पाहिजे, एवढा शुद्ध हेतू जो आहे तो आमचा आहे, ह्याच्यामध्ये कुठलाही स्वार्थ नाही है। अब आता है 2024 विधानसभा चुनाव। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है। 132 सीटें वो खुद अपने दम पर लाती है, जबकि महाराष्ट्र में सत्ता में बने रहने के लिए आपको चाहिए 144 यानी केवल 12 कम। ऐसे में अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ तो आराम से यहाँ पर सरकार बनना ही था। एकनाथ शिंदे को लगा था कि वही अब अगली एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया और एकनाथ शिंदे फिर से नाराज़ हो गए। उन्हें लगा सत्ता में बीजेपी को उन्होंने लाया, 2022 में शिवसेना को उन्होंने तोड़ा, लेकिन 2024 में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। पहले तो वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन दिल्ली से आदेश आया और फिर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यहीं से दोस्तों आप देखेंगे कि एक बार फिर से ये जो कोल्ड वॉर है इसकी शुरुआत हुई। अब अमित शाह देख रहे थे कि एक बार फिर से अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो हो सकता है कि 2029 तक वो इतने ताकतवर हो जाएं कि फिर से दिल्ली की तख्त पर वो अपनी नज़रें जमाएं। ऐसे में बार बार एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं अमित शाह से ही ताकत मिलती रही। आप पाएंगे कि शिवसेना के जो मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में ही नहीं जाते थे देवेंद्र फडणवीस जब वहाँ पर रहते थे, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी अपनी ताकत दिखाते थे। एकनाथ शिंदे के पास जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी वो अपने पास रखते थे, उस पर जो भी फैसला होता था उसमें आखिरी फैसला देवेंद्र फडणवीस लेते थे। यहाँ पर आप देखें कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनके मंत्रियों को पालक मंत्री बनाया जाए, वो नहीं करने पर वो अपने गाँव चले जाते थे। तो वहीं एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने 3190 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, उस पर रोक खुद देवेंद्र फडणवीस लगाते हैं। एक एक करते हुए आप देखें कि ये जो लड़ाई है वो धीरे धीरे सामने आती है। यहाँ पर दोस्तों हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि खुद एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आने वाले अब्दुल सत्तार महाराष्ट्र बीजेपी को स्लो पॉइजन कह देते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचते हैं, बार बार अमित शाह से मिलते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर अब जो हुआ महाराष्ट्र में वो उसी का एक आगे का हिस्सा है। यहाँ पर ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया। 2024 में उद्धव ठाकरे के मशाल वाले चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए हुए 9 सांसदों में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ नजर आते हैं। वो एक साथ एक मंच साझा करते हैं, शिवसेना में शामिल होते हैं और महाराष्ट्र में शिवसेना के जो सांसद हैं लोकसभा में वो बीजेपी के महाराष्ट्र के सांसद से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे को पता था कि 2024 में किस तरह से वो चाहते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन इशारों में उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग हम पर हंसते थे, लेकिन अब हम महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था सुनिए। शिवसेना बढ़ रही है, शिवसेना चांदा से बांदा पहुंच रही है। कई लोग हमारे टिंगल करते थे, मजाक करते थे, शिवसेना ठाणे तक है। मैं उन्हें कहा अभी देखो शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है। दोस्तों अब असली सवाल शुरू होता है। सवाल ये कि अगर बीजेपी का आशीर्वाद था और एकनाथ शिंदे के साथ ये 6 सांसद गए हैं
तो सबसे बड़ा सवाल जो राज ठाकरे ने पूछा वो यही है कि आखिर ये सांसद सीधे सीधे बीजेपी के पास क्यों नहीं गए, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में क्यों गए। और इसके लिए राज ठाकरे ने एक गंभीर आरोप लगाया। उनका आरोप ये था कि अमित शाह चाहते हैं कि वो अपने लोगों को तैयार करें ताकि 2029 में वो देश के प्रधानमंत्री बन सके। ऐसे में वो एकनाथ शिंदे को मजबूत करना चाहते हैं ताकि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ती है कि अमित शाह को समर्थन मिले कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बने और उसके लिए उन्हें समर्थन की ज़रूरत हो तो वो एकनाथ शिंदे से समर्थन ले सकें। अगर ये लोग देवेंद्र फडणवीस के पास जाते तो शायद देवेंद्र फडणवीस खुद चाहते कि वो प्रधानमंत्री बन सकें। आरएसएस से उनके रिश्ते अच्छे हैं, गौतम अदानी से उनके रिश्ते अच्छे हैं, मुंबई में एयरपोर्ट से लेकर नवी मुंबई में एयरपोर्ट से लेकर वाधवान पोर्ट हर एक चीज़ गौतम अदानी को नाम करने में देवेंद्र फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई थी। ये बात खुद अमित शाह को भी पता थी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को ताकतवर नहीं बनाते हुए वो खुद एकनाथ शिंदे को ताकतवर बना रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें इससे फायदा हो सके। म्हटलं केंद्रात सत्ता कोणाची, ते बोले भारतीय जनता पक्षाची। म्हटलं राज्यात सत्ता कोणाची, ते बोले भारतीय जनता पक्षाची। म्हटलं मग शिवसेनेचे 6 खासदार हे भारतीय जनता पक्षामध्ये न जाता शिंदेकडे का गेले? म्हणजे वरती केंद्रामध्ये काय नेमकं राजकारण सुरू आहे आणि 2029 ची ही अमित शाह स्वतःची तयारी करतायत आणि त्याच्यामुळे भाजपमध्ये तर असतील, जो विरोध करणारे असतील तर बाकीचे जे सगळे गट आहेत ते बरोबर असलेले बरे, याच्यासाठीची नाही तर 6 भाजपमध्ये जाऊ शकले असते। सोपं आहे ना? हे नेमकं काय घडतंय मी तुम्हाला सांगतो। ज्याला आपण अंतर्गत ज्याला म्हणतो ना एक वाद, ज्वालामुखी, त्रास, असा जो गोंधळ सगळा जो आहे ना, हा या देशापेक्षा भारतीय जनता पक्षात जास्ती आहे। इतकं आतून सगळं त्यांच्याकडे पण पेटलेलं आहे। आता फक्त नरेंद्र मोदी आहेत, एक तिकडे एक मॅग्नेट आहे, त्याच्यामुळे सगळं शांत आहे। और ये बात केवल राज ठाकरे नहीं कह रहे हैं। 6 सांसद जाने के बाद महाराष्ट्र का दौरा कर रहे उद्धव ठाकरे भी बार बार ये बात कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो मामा कहते हैं शिवराज सिंह चौहान को, उन्हें जिस तरह से मध्य प्रदेश से गायब कर दिया गया, उन्हें मामा बना दिया गया। मामा यानी महाराष्ट्र में एक स्लैंग भी यूज़ किया जाता है कि आपको बेवकूफ़ बना दिया गया। तो जिस तरह से मामा का उपयोग कर उन्हें मामा बना दिया गया और मध्य प्रदेश की राजनीति से निकाल दिया गया, कहीं ऐसी ही कोशिश यहाँ पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ करने की तो नहीं है। उद्धव ठाकरे ने तो ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस की कोशिश थी कि महाराष्ट्र में वो इतने ताकतवर बने कि 2029 तक वो अपने आप को पीएम कैंडिडेट बताएं। वो ब्राह्मण हैं, नागपुर से आते हैं, आरएसएस के करीबी हैं, पढ़े लिखे हैं और तो और एक डेवलप्ड स्टेट महाराष्ट्र से आते हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट का भी सपोर्ट है, अदानी का भी सपोर्ट है, डेवलपमेंट का भी उनके पास एक चेहरा है, तो एक अच्छा कैंडिडेट वो बन सकते हैं आरएसएस के सपोर्ट के साथ। लेकिन शायद यही बात अमित शाह नहीं चाहते हैं और खुद जिनके 6 सांसद गए हैं उद्धव ठाकरे, वो खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। सुनिए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। म्हटलं गटबाजी आमच्याकडे नाही, गटबाजी आता भाजपात चालले, कारण हे ऑपरेशन टायगर नाहीये, हे ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस आहे। देवेंद्र फडणवीस जसं मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुका कोणाच्या चेहऱ्यावर जिंकला भाजप, शिवराज सिंग, मग सगळे त्याच्या प्रेमाने मामा म्हणायचे, मामा मामा मामा, बनवलं ना त्याला मामा, त्याचं नामोनिशाणच ठेवलेलं नाहीये। कारण हा मामा उद्या पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत येऊ शकतो, उद्या भाजपचा अध्यक्ष होऊ शकतो। फिर मामा को उल्लू बनाओ, मामा को बुला लिया ऊपर, डाल दिया कोने में। आता शिवराजचं नावच नाही कुठे। जो जो पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत येऊ शकतो त्यांना वेळेमध्ये कापून टाका। तसंच देवेंद्र फडणवीसांचे पंख कापणे सुरू झाले। दोस्तों जैसे कि आपने सुना, खुद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर से ज़्यादा ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। वहीं दूसरी ओर अब एकनाथ शिंदे की कोशिश ये है कि सांसदों को तोड़ने के बाद अब शिवसेना यूबीटी के विधायकों को तोड़े। लेकिन इसका विरोध आप मानेंगे खुद महाराष्ट्र बीजेपी के नेता कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के एमएलएज अब हमसे कहने लगे हैं कि भाई हमारे महायुति में पहले से 200 से ज़्यादा एमएलएज हैं और एमएलएज को लेकर आप क्या करेंगे। यानी एक तरीके से वो भी नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ज़्यादा ताकतवर बने और इसके लिए धीरे धीरे ही सही दबी आवाज़ में वो इसका विरोध कर रहे हैं।
तो वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने देखा था कि 2022 में जब वो अपने आप को ताकतवर बता रहे थे तो कैसे केंद्रीय बीजेपी के लोग नाराज हो गए थे, इसलिए इस बार उन्होंने सोच समझकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास कोई पर ही नहीं है जिसे कोई काट सके, तो इन बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी इसको एक्नॉलेज तो किया। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। मी मनुष्य असल्यामुळे मला पंखच नाही आहेत, ते माझे पंख कोण छाटणार आहे? अब आपको ये भी समझना है कि इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे को इससे क्या फायदा है। देखिए, 2022 से ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2024 में तो वो मुख्यमंत्री बनना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब एक बार फिर से 2026 में वो अपने आप को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। वो ये कैसे कर सकते हैं? एनडीए में ताकतवर होकर। वो बताना चाहते हैं कि आपके लिए मैं सांसदों को तोड़ सकता हूं, आप जो चाहेंगे मैं कर सकता हूं, मुझे आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो 2023 में उन्होंने अखबार में अपना एक इश्तिहार दिया था, उसी तरह से वो अपने आप को देवेंद्र फडणवीस के बराबर मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस से कम नहीं। ऐसे में अमित शाह को खुश कर कर एकनाथ शिंदे की कोशिश है कि वो अपने आप को ताकतवर करें, वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाएं और वो बताएं कि महाराष्ट्र को वो लीड कर सकते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस को चाहते हैं कि दिल्ली में कहीं पर भेज दिया जाए, अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकें, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने ही कैडर को आगे नहीं बढ़ने दे रही है? क्या वाकई अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं तो एक और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता है कि जब सभी को पता है कि अंत में बॉस बीजेपी है, अंत में बॉस नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, ऐसे में ये जो 6 सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में क्यों गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं? यही बात राज ठाकरे भी पूछ रहे हैं, यही बात उद्धव ठाकरे भी पूछ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में महाराष्ट्र बीजेपी के लोग भी इस बात से खुश नहीं हैं कि एकनाथ शिंदे पावरफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनके सर पर अमित शाह का हाथ है, तो जो हालात नितिन गडकरी का हुआ, जो अपने आप को पीएम मटेरियल समझते थे, राजनाथ सिंह अपने आप को पीएम मटेरियल समझते थे, लाल कृष्ण आडवाणी तो अपने आप को पीएम मानते ही थे, जो बात शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई, क्या वही बात अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ हो रही है? आपको इसके पीछे का जो भी रणनीति है, राजनीति है, पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है, सभी बातें मैंने समझाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको बिजनेसमैन की भी सपोर्ट लगता है, आरएसएस का भी सपोर्ट लगता है, और तो और आपका एक अच्छा चेहरा भी होना चाहिए, यानी एक साफ सुथरा चेहरा भी होना चाहिए। ये सभी क्वालिटीज़ देवेंद्र फडणवीस के पास फिलहाल मौजूद है, और ये बात अमित शाह को भी पता है। और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में आप हर रोज़ ऐसे बयान देखेंगे कि किस तरह से कोल्ड वॉर चल रहा है, किस तरह से कभी एकनाथ शिंदे हावी हो जाते हैं, कभी अमित शाह तो कभी देवेंद्र फडणवीस। ये वो बातें हैं दोस्तों जिसका जिक्र कोई मीडिया में नहीं होता है, लेकिन ये अहम बातें पर्दे के पीछे होती है। इसलिए मुझे लगा कि ये जो जानकारी है वो आपके सामने लाने की ज़रूरत है। पूरे क्रोनोलॉजी को समझाते हुए मैंने इस जानकारी को आपके सामने लाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप इस सब चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही है कि उन्हें अपने ही कैडर को ख़त्म करना पड़ रहा है, ये सोचते हुए कि 29 में उनकी भी सरकार आएगी? क्या वो विपक्ष को आसानी से ख़त्म मानते हुए तो नहीं रहे हैं? ये भी एक बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम भविष्य में भी इस तरह के वीडियोस और करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।